अब आते हैं इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है भला? एक चीज जो पॉसिबल ही ना हो। इम्पॉसिबिलिटी के बारे में किताब क्या कहना चाह रही है? एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। याद है, अगर एक एग्रीमेंट ही ऐसा हो जिसमें कुछ इम्पॉसिबल है तो वो तो शुरू से ही वॉइड है। जो शुरू से वॉइड होता है उसे क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो। तो इम्पॉसिबल काम करने का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। इवन एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट भी क्या था? 5वें चैप्टर में इम्पॉसिबल, वो भी वॉइड था। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन and subsequently becomes illegal या impossible to perform due to some event which promisor could not prevent, contract becomes। बचपन में हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो सही होता था बाद में कुछ होता था जिससे void हो जाता था, तो आज हमने पढ़ लिया वो कुछ क्या है, वो दो हरकतें हैं, या impossible हो गया या illegal। तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू में सही था, बाद में impossible हो गया या इलीगल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। और अगर प्रोमिसर ने जान के इम्पॉसिबिलिटी हाइड की थी तो फिर तो फ्रॉड किया उसने, फिर वो कंपनसेट भी करेगा। तो क्या इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड जनरल बात समझ आ रही है? एवरी पर्सन इज बाउंड टू रीस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। याद हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म होता है तो एक रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स होता है। एक बंदे ने दूसरे को एडवांस दिया था कि तुम्हारी आल्टो गाड़ी इंजन नंबर फलाना, मॉडल नंबर फलाना मैं खरीद रहा हूँ, और 3 दिन बाद तुमने मुझे गाड़ी डिलीवर करनी है। उन 3 दिन में उस गाड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, परफॉर्मेंस से पहले बिजली गिर गई, अब उस गाड़ी को डिलीवर करना इम्पॉसिबल हो गया। तो ये भाई साहब का जो एडवांस था ये उसे वापस मिल जाएगा। यानी अगर किसी भी पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई भी बेनिफिट दिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से वॉइड हो जाता है तो लाजमी है कि वो एक दूसरे को वो चीज वापस करें। एवरी पर्सन इज बाउंड टू रीस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। मुझे कॉलेज वालों ने एडवांस दिया कि जी आपने पढ़ाना है, और अचानक से पाकिस्तान में सीए की पढ़ाई बैन हो गई कि गलत लोग हैं, तो मेरे ऊपर वाजिब होगा कि मैं इनका एडवांस इन्हें, हालांकि मेरा तो कोई कसूर नहीं, तो क्या इनका कसूर है? कसूर इनका भी नहीं, कानून ने ऐसा कहा, दोनों के दोनों फंसे हुए हैं, तो ठीक है मैं उनको वापस कर दूं। अब यही वाली चीज दोबारा से बताइए। इफ एन एग्रीमेंट इज प्रूव वॉइड और अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, अगर एक एग्रीमेंट बाद में साबित हो जाए कि वॉइड था या कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाए, एनीवन हैविंग रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर दैट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक कंपनसेशन टू द पर्सन फ्रॉम whom ही, जिस बंदे से उसने रिसीव किया उसको वो कंपनसेशन अदा करेगा। तो क्या इम्पॉसिबिलिटी का रूल समझ आया? जो शुरू से ही इम्पॉसिबल है वो वॉइड है, जो बाद में इम्पॉसिबल हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और अगर वॉइड हो जाएगा या वॉइड था तो जो जो बेनिफिट एक दूसरे से लिए हुए थे वो वापस हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि कब हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया? किताब ने उसके 4 बातें बताई हैं। 4 ऐसे सिनेरियोज हैं जब हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। If subject matter is destroyed after formation of contract, अगर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए, जैसा भी थोड़ा पहले मैंने कहा गाड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, सब्जेक्ट मैटर जो मुद्दा था उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें जो मेन चीज होनी थी अगर वही खत्म हो गई, तो अगर वो गुड्स या वो चीज या वो ऑब्जेक्ट जो डिलीवर होना है अगर उसी वही तबाह हो गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। याद रहेगा? अगर वो बंदा जिसने सर्विस देनी थी वही खत्म हो गया, डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, एक बंदे ने गाना गा के देना था और उसकी डेथ हो गई, अब ये इम्पॉसिबल हो गया। अब ऐसा नहीं है हम उसके बच्चों से जाके कहें अब तुम गाना गाओ, तुम लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। तो अगर एक पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट था, पर्सनल नेचर का था, और वो बंदा मर गया तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। सम टाइम बंदा मरता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल उस बंदे को ऐसी बीमारी हो जाए कि उसकी आवाज़ बैठ जाए, या अब वो डॉक्टर मना कर दे कि आपने ऊंची आवाज़ में गाना नहीं गाना या गाना ही नहीं गाना। ये एक एथलीट था जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम रेस में दौड़ोगे और प्राइस को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, और उसकी टांग टूट गई, बंदा जिंदा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम डेथ कहते हैं या पर्सनल इनकैपेसिटी कहते हैं, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट हमारा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसको कानून की ज़बान में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं कि एक बंदा कर नहीं पा रहा, करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। एक पेंटर था, उसकी हाथ की हड्डी टूट गई,
अब वो पेंट नहीं कर सकेगा अच्छे तरीके से, अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकेगा, तो डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उससे इम्पॉसिबल हो जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये तो आपको पता है, दो मुल्कों के लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, दरमियान में क्या हुआ, जंग छिड़ गई। अब जब जंग छिड़ गई तो क्या होगा, जो चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वो रुक जाएंगे, या तो ख़त्म कर दें या उनको तब तक सस्पेंड कर दें जब तक जंग वापस ख़त्म नहीं हो जाती। तो ऑन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन एनिमीज आर सस्पेंडेड और डिक्लेयर्ड। अब हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो सब्जेक्ट मैटर ख़त्म हो जाए, बंदे की डेथ या इनकैपेसिटी हो जाए या वॉर डिक्लेयर हो जाए। क्या ये तीनों समझ आ रहे हैं? चौथा और टेक्निकल पॉइंट, इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग which forms basis of contract ceases to exist, और अगर वो वजह ही खत्म हो जाए। आप लोग आए और आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन कराया, आपने कहा जी मुझे बी लॉ पढ़ना है। कॉलेज को पता आपने क्यों एडमिशन कराया है, इसलिए नहीं कि आपको ज़िंदगी में जानकारी हासिल करनी थी कि बिजनेस के कौन कौन से लॉज होते हैं। क्यों एडमिशन कराया है? आई का पेपर देना है। आई ने पेपर ख़त्म कर दिया, आपने एडमिशन कराया, 3-4 दिन बाद जब क्लासेस शुरू होनी थी तो पता लगा आई ने कह दिया बी लॉ का हम इम्तिहान ही ख़त्म कर रहे हैं। क्लासेस भी मौजूद है, टीचर पढ़ाने के लिए ज़िंदा भी है, कॉलेज की बिल्डिंग भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो इम्पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन प्रैक्टिकली अभी इम्पॉसिबल हो गया है। अब आप नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि आपने एडमिशन इस इरादे से लिया था कि आपने आई का पेपर देना है। फ़र्ज़ करें आपने एडमिशन के वक्त नहीं बताया आपने आई का पेपर देना है, तो भी ये इम्प्लाइड है कि अगर आप बी लॉ के अंदर दाखिला ले रहे हैं तो इसकी एक ही वजह होगी। तो अगर वो वजह ही खत्म हो जाए, इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि जी ये जो इतवार बाजार लगता है हर इतवार, सुना है आप इसकी सुपरविजन करते हैं। उसने कहा जी गवर्नमेंट की तरफ से मैं नुमाइंदा हूँ। उसने कहा जी मैंने एक स्टॉल लगाना है। उसने कहा जी एक दिन का 35,000 रुपये लगेगा। इसने कहा ठीक है सही है, ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं, बड़ी गेम होती है, मैं एक दिन का 35,000 दे दूंगा। तो आने वाले इतवार को जो 10 तारीख को है मैं आऊँगा, यहाँ स्टॉल लगाऊंगा और मैं आपको 35,000 रुपये दूंगा। तय हो गया। गवर्नमेंट ने उस वाले इतवार अचानक से कह दिया फॉर सम रीज़न हम इतवार बाज़ार इस दफ़ा, फॉर सम सिक्योरिटी रीज़न हम इस दफ़ा इतवार बाज़ार नहीं कर रहे। अब स्टॉल भी मौजूद है, बंदा भी मौजूद है, ग्राउंड भी मौजूद है, वो संडे भी मौजूद है, स्टॉल देने वाला भी मौजूद है, स्टॉल लेने वाला भी मौजूद है। लेकिन क्यों हो रहा था ये सब? वो वजह ख़त्म हो गई। वो एक इतवार बाज़ार की वजह से हो रहा था कि इतवार बाज़ार होगा तो लोग आएंगे और वो सारी चीज़ें। जब वो इतवार बाज़ार ही नहीं रहा तो समझें कॉन्ट्रैक्ट का करने का फ़ायदा ही नहीं रहा। तो चौथी रीज़न है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इफ़ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस, वो जो वजह थी कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वो वजह ही ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, इसमें ये रोमांचिक भी है और ये सैड भी है। आपने एक जगह जाके एक हीरे की अंगूठी खरीदी, उनसे कहा मैं 3 दिन बाद ये आपसे लेने आऊँगा, मेरी शादी है 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं अपनी बेगम को ये अंगूठी गिफ्ट करूँगा। 2 दिन बाद बेगम ही ख़त्म हो गई। मैं कहा ना इसमें ये रोमांचिक भी है और सैड भी है। अब वो जो अंगूठी वाला है वो कहेगा तुमने वादा किया था, तुमने आके ये वो ख़रीदनी है, तो आपने चूँकि उसे बताया था कि मैं इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि मैंने शादी के बाद गिफ्ट करनी है, तो वो वजह ही ख़त्म हो गई। जब वजह ही ख़त्म हो गई तो दुकानदार जो है वो आपकी आंखों में आंसू देख के उसे समझ आ जाएगा, वो कहेगा भाई कोई बात नहीं, खैर है, फिर कभी सही मैं यहीं पे हूँ, हम लोग आगे तक बड़ी अच्छे हीरे की अंगूठी बनाते रहेंगे, ज़िंदगी में कभी दोबारा मूड बने तो आ जाना। कहने का मतलब है कि अंगूठी तो नहीं डिस्ट्रॉय हुई थी ना, और जिसने अंगूठी पहनानी थी वो भी नहीं मरा, या जिसने ख़रीदनी थी वो भी नहीं मरा, और लड़ाई भी नहीं हो गई थी। लेकिन वो वजह जिसके लिए वो मामला हो रहा था वो मामला ही ख़त्म हो गया। ये ऐसी है जैसे शादी हॉल बुक हो और शादी कैंसिल हो जाए, तो फिर शादी हॉल वाला कहेगा भाई मैंने तो आपको ये हॉल बुकिंग पे दे दिया था, ये हॉल भी आपके पास है, यहाँ बुलाएं लोगों को, खाना खिलाएं। आपने कहा भाई कुछ जालिम आदमी समझो तो सही,
हम पागल हैं जो हमने इकट्ठे 4-5 लाख रुपए का खर्चा करना था? कोई वजह थी ना, मतलब ये शादी हॉल का मतलब है कि यहाँ शादी होती है और नहीं हो रही शादी, तो फिर उसको इम्पॉसिबल मान लिया जाएगा, हालांकि अपेरेंटली ऐसा नहीं लग रहा। तो मैं इसलिए ना मल्टीपल स्लैंग और फॉर्मल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए, ये टेक्निकल पॉइंट है। इसमें वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ होता, वो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया होता है। इधर तो कंसिडरेशन ख़त्म हुई है और इधर वो वजह, वो मकसद ख़त्म हो गया है। अब वो मकसद ख़त्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बस साबित करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने अगर अदालत में साबित कर दिया तो आपकी बच बचाव हो सकता है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगेन भाई ने कहा अगर एडवांस लिया हो तो मैं यहाँ तवज्जो कराऊंगा भाई की इस तरफ। एवरी पर्सन इज बाउंड टू रीस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। ये यहाँ पे भी लिखा है, एन एग्रीमेंट इज प्रूव वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, anyone having received any advantage under that is bound to restore it or to make compensation to the person from whom he received। तो इसलिए उन्होंने ये रख दिया है कि बाद में ये झगड़ा ही ना पड़े, क्योंकि जब वॉइड हो गया भाई किसी का कसूर नहीं है, ये एक किस्मत है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। देखे ना, जिसकी गाड़ी पे बिजली गिरी उसका क्या कसूर, उसकी गाड़ी भी गई और एडवांस भी वापस कर दो, तो दूसरे बंदे का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें समहाउ कहीं ना कहीं इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। याद करें वो पीछे एक सवाल हमने देखा था कि उसने कहा था कि जी मैं क्लिफ्टन बोर्ड पे आपको जो है ना लाइसेंस दिलवा दूंगा, लाइसेंस के लिए खर्चा वगैरह भी किया, लेकिन जब लाइसेंस मिला ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, तो दूसरे बंदे का लॉस हो गया था। तो दिस हैपन्स इन कमर्शियल वर्ल्ड के कहीं ना कहीं किसी एक का नुकसान हो रहा होता है। लेकिन अगर एक चीज़ वॉइड हो जाए और किसी का कसूर नहीं है तो फिर वापस करना है। हाँ, अगर इम्पॉसिबिलिटी हाइड की है, इतवार बाजार वाले ने बताया ही नहीं कि इतवार बाजार कैंसिल हुआ है, बेईमानी की है, तो फिर उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी। क्या समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल हो जाता है?